हरियाणा के एक शांत से गांव ढाणी लक्ष्मण में सुबह का वक्त था। वातावरण बिल्कुल सामान्य था। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। खेतों में किसान हल चला रहे थे और महिलाएं घरों में चूल्हा चौका संभाल रही थीं। संजय का परिवार भी उसी सामान्यता के साथ अपना काम कर रहा था। इसी बीच उनकी 18 साल की बेटी मनीषा ने बड़े इत्मीनान से अपने माता पिता को बताया कि वह आज बीएस एसएसएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही है। परिवार वालों ने उसे कुछ जरूरी सलाह दी और किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत फोन करने की बात कहकर उसे विदा किया। मनीषा के माथे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे एक नया रास्ता मिलने वाला हो। उसकी मां ने दरवाजे पर खड़े होकर दूर तक जाते हुए अपनी बेटी को देखा, जो सर पर बेसारी बड़ी बैग टांगे कॉलेज की ओर जा रही थी। रास्ता लंबा नहीं था। हमेशा की तरह यह रास्ता किसी को चिंता में नहीं डालता था, लेकिन यह सब कुछ अब एक दूसरी दिशा में मुड़ने वाला था। समय धीरे धीरे बढ़ता गया। दोपहर कब शाम में बदल गई, किसी को एहसास नहीं हुआ। 4 बजते ही घर में थोड़ी बेचैनी होने लगी। उन्होंने सोचा शायद कॉलेज में कुछ दस्तावेजी प्रक्रियाएं लंबी चली होंगी। लेकिन जब 6 बजे भाई और मनीषा का कोई संदेश या फोन ना आया, तो घर वालों के चेहरे पर चिंता उन धूप को रोकने वाले बादल की तरह छा गई। संजय जो अपने काम पर थे, उनके मोबाइल पर घर से लगातार फोन आने लगे। जब उन्होंने फोन उठाया तो आवाज घबराई हुई थी, जैसे कोई बुरी आशंका घर में पांव पसार चुकी हो। फोन पर सनसनाहट भरी आवाज में कहा गया कि मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी है। संजय ने कुछ पल के लिए जैसे अपनी सांस रोक ली। पिता होने के नाते उनके हाव भाव बदले और काम छोड़कर तुरंत बस पकड़कर घर के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचते ही उन्होंने बिना देर किए 112 नंबर पर कॉल किया और पुलिस को बताया कि उनकी बेटी सुबह कॉलेज गई थी और वापस नहीं लौटी। पुलिस ने ऐसा कुछ कहा जैसे वो ऐसे से सुन आप कभी खून खौल उठेगा, लेकिन आगे की कहानी देखने से पहले आप लोग कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को तो बहुत लाइक सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन यहां पर एक लड़की को इंसाफ चाहिए, वह इस दुनिया में नहीं है। इसके लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आवाज दूर तक पहुंच सके और उस बेचारी बिटिया को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यह वीडियो लाखों लोगों तक जाएगी और बिटिया को जल्दी इंसाफ मिल पाएगा। और हां, कमेंट में जस्टिस फॉर मनीषा अवश्य लिखें। दोस्तों, पुलिस वालों ने कहा कि लड़की जवान है, किसी के साथ चली गई होगी, 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। यह शब्द संजय के सीने के आर पार गए। एक पिता होने के नाते यह सुनना कि उनकी बेटी भाग गई होगी, उनके लिए किसी चोट से कम नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया और खुद मनीषा की तलाश में निकल पड़े। उसी रात उन्होंने गांव के कोने कोने में उसे ढूंढा, कॉलेज तक गए, आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन हर जगह सिर्फ निराशा मिली। 2 दिन इसी तलाश में निकल गए। संजय की आंखों में नींद न थी और हाथों में थकान। तीसरे दिन की सुबह जब गांव के पास स्थित सिंघानी नामक गांव के एक किसान अपने खेतों में पहुंचा, तो उसे खेत के एक कोने में एक महिला की जूती दिखाई दी। उसने घबराकर इधर उधर नजर घुमाई और कुछ कदम आगे बढ़ता गया। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा, उसने जमीन पर पड़ी एक लाश को देखा। यह मंजर इतना भयानक था कि उस किसान की चीख निकल गई। उसने तुरंत गांव के लोगों को बुलाया और लोग भागते हुए वहां पहुंचे। वहां पर पड़े हुए शरीर को देखकर लोगों को यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान इतना निर्मम हो सकता है। इस खबर के फैलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को देखकर उसे 2 दिन पहले लापता हुई मनीषा की गुमशुदगी से जोड़ने लगी। तुरंत संजय को फोन किया गया और कहा गया कि एक लाश मिली है, आप शिनाख्त के लिए आ जाइए। संजय जैसे ही वहां पहुंचे और उस लाश पर नजर पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लाश की आंखें निकाल ली गई थीं। गर्दन को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। चेहरे पर किसी रसायन का निशान दिख रहा था। शरीर पर कपड़े फटे हुए थे। पूरे गांव और परिवार में कोहराम मच गया। यह वह दृश्य था जिसे कोई बाप कभी देखना नहीं चाहता। इस घटना की खबर तेजी से इलाके में फैल गई और देखते ही देखते चिंगारी पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई। हर तरफ लोग आक्रोशित होने लगे। सड़क पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। सोशल मीडिया में यह खबर बिजली की तरह आग की तरह फैलने लगी। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया तो पहली रिपोर्ट में बहुत सी बातें छिपी हुई लगी। परिवार को उस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए दूसरी बार पोस्टमार्टम करवाया गया और इस बार रोहतक के पीजीआई में डॉक्टरों के विशेष पैनल ने पोस्टमार्टम किया। इसमें स्पष्ट बताया गया
कि गर्दन किसी धारदार हथियार से काटी गई है। परिवार को शक था कि हत्या से पहले दुष्कर्म भी हुआ होगा। हालांकि उस समय तक इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन जांच अब भी जारी थी। इस बीच गांव वालों ने पुलिस की लापरवाही को लेकर आवाज उठानी शुरू की। उन्हें यह लगने लगा कि यदि पुलिस पहले दिन से सक्रिय होती तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। धीरे धीरे लोगों की भीड़ ने हाईवे की तरफ रुख लिया और देखते ही देखते दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे पर हजारों की भीड़ जुट गई। उन्होंने सड़क जाम कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी मौके पर पहुंची। मुख्यमंत्री तक को इस मामले में दखल देना पड़ा। एसपी को हटाकर नए एसपी को नियुक्त किया गया। कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। लोहारू थाने के एसओ को भी सस्पेंड कर दिया गया। एक दो डायल ईवीआर टीम के कुछ लोगों को भी सस्पेंड किया गया। सरकार को यह लगने लगा कि यदि कठोर कार्रवाई न की गई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। परिवार और ग्रामीणों की बस यही मांग थी कि असली आरोपी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाए जाए। पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए। फुटेज में यह दिख रहा था कि मनीषा घर से कॉलेज की ओर जाती हुई दिखी, लेकिन कॉलेज से बाहर निकलते हुए कोई फुटेज नहीं मिला। यह बात और भी संदेह पैदा कर रही थी। सवाल उठ रहे थे कि कॉलेज प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज देने से क्यों मना किया। परिवार का यह भी आरोप था कि कॉलेज के बाहर कुछ संदिग्ध लोग उस दिन शराब पी रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कॉलेज तो काफी पहले ही बंद हो चुका था। फिर मनीषा कहां गई? क्या कॉलेज के अंदर ही कुछ हुआ या उसे किसी ने रास्ते में बहला फुसलाकर अगवा कर लिया? पुलिस लगातार जांच कर रही थी। 2-3 दिन बीतते ही यह खबर आती है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें इस हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने उनके नाम और हत्या का सही कारण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया, बस यह बताया कि प्रारंभिक पूछताछ जारी है। लोगों को इस बात का इंतजार है कि आखिर उन तीनों ने इतनी क्रूरता के साथ मनीषा की हत्या क्यों की। क्या यह कोई निजी दुश्मनी थी या कोई सोची समझी साजिश? लोग अनेक सवाल पूछ रहे थे। क्या लड़की को जबरदस्ती कॉलेज के बहाने कहीं और ले जाया गया? क्या यह पहले से तय किया गया प्लान था? आंदोलन कम नहीं हुआ। मनीषा के लिए न्याय की मांग हर घर के दरवाजे तक पहुंच गई। स्कूल, कॉलेज और सोशल मीडिया में मां जामिन, जस्टिस फॉर मनीषा वायरल होने लगा। कई लटचकियों ने मनीषा को अपना अपना बहन मानकर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। पूरे राज्य के लोगों को यह लगने लगा कि यह केवल एक लड़की की हत्या नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की आत्मा पर हमला है। लोग कहने लगे कि अगर आज मनीषा के साथ न्याय नहीं हुआ तो कल किसी और के साथ भी यह हो सकता है। बहुत से शिक्षकों ने कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठाए कि एडमिशन के लिए कॉलेज बुलाने के बावजूद वहां किसी भी अधिकारी की मौजूदगी क्यों नहीं थी। धीरे धीरे जांच में यह पहलू सामने आया कि मनीषा अक्सर कॉलेज के रास्ते में कुछ लोगों से परेशान रहती थी। उसने अपने घर में 2-3 बार यह जिक्र भी किया था कि कुछ लड़के उसे देखकर सीटी बजाया करते थे और कभी-कभी रास्ता रोकने की कोशिश भी करते थे। लेकिन मनीषा ने यह कहकर बात टाल दी थी कि वह पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है और ऐसी छोटी-मोटी बातों से डरकर अपना सपना नहीं छोड़ सकती। परिवार को क्या पता था कि वही छोटी बातें एक दिन इतने बड़े हादसे का रूप ले लेंगी। चर्चा यह भी थी कि उन तीनों में से एक आरोपी ने मनीषा को एक तरफा पसंद किया था और जब मनीषा ने उसे इग्नोर किया तो उनके अहंकार को चोट लगी। जांच में जैसे जैसे परतें खुलती गईं, वैसे वैसे लोगों का गुस्सा और बढ़ता गया। लोग यह कहने लगे कि अगर पुलिस ने पहले दिन संजीदगी दिखाई होती तो शायद मनीषा जिंदा होती। पुलिस भी अब दबाव में थी। उन्होंने उन तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में यह बात निकल कर आई कि उन लोगों ने पहले से तय किया था कि अगर मनीषा ने बात नहीं मानी तो उसे सबक सिखाया जाएगा। घटना वाले दिन उन्होंने पहले उसे कॉलेज तक पीछा किया और फिर कॉलेज बंद होने की बात कहकर उसे अपने साथ चलने को कहा। मनीषा ने मना किया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। कुछ दूरी पर उन्होंने उसे जबरदस्ती रोका और एक सुनसान खेत की ओर ले गए। वहां पर विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। मनीषा लगातार भागने की कोशिश करती रही, मगर तीनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और स्थिति यह हो गई कि उसकी चीख तक वहां सुनने वाला कोई नहीं था। जांच में यह भी पता चला कि उन्होंने सिर्फ हत्या ही नहीं की, बल्कि हत्या के बाद शरीर को पहचान ना होने देने के इरादे से उसकी आंखें निकाल दी। उसके चेहरे पर केमिकल डाल दिया ताकि चेहरा पहचान में ना आ सके। इसकी वजह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शुरुआती भ्रम उत्पन्न हुआ था। उन लोगों